हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें 3 पार्ट हो चुके हैं। आज चौथा पार्ट जो है वह अपन शुरू करने वाले हैं। यहाँ से जो है, क्योंकि इससे पहले की जो 3 क्लासें थी, उसमें एक प्रकार से सारी की सारी आर्थिक समीक्षा का सार के रूप में था, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा का जो बेसिक फाउंडेशन थी वो थी, एक प्रकार से जो आधार की जो नींव होती है वह थी। अब जो आपकी पूरी की पूरी जो आर्थिक समीक्षा है, उसको अपन चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला 2 चैप्टर हैं आर्थिक समीक्षा में। एक तो है वृहद आर्थिक परिवर्तियों का परिदृश्य, और दूसरा आता है कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर इस क्लास के अंदर करेंगे, और इसी प्रकार से आगे आने वाली क्लासों के अंदर चैप्टर वाइज अपन करने वाले हैं। बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है वो आरएस में या फिर एसआई के अंदर भी आ रखे हैं। यानी कि ये जो क्लास है यह आरएस लेवल तक की क्लास है। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर इन क्लासों को देखना है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है आर्थिक समीक्षा का। इसके अलावा अन्य जो जीके के क्वेश्चन है वह भी इसमें से आपको मिलने वाले हैं। आगे आने वाले जितने के जितने एग्जाम है, चाहे आपका वीडियो मेंस हो, वनपाल वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, लैब असिस्टेंट और आपका पशुधन सहायक, इस प्रकार के कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, जिनके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नवीनतम भर्तियाँ आने वाली है, एसआई की, आरएस की नई भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अपन शुरू करते हैं क्लास को। पहला चैप्टर यह रहने वाला है आपका, और दूसरा कृषि वाला आएगा। तो पार्ट जो है वह 4 है ये, और उसके अंदर 2 चैप्टर अपन पढ़ेंगे। पहले आएगा वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, यानी कि जितने जितने इकोनॉमिक्स से संबंधित जो चीज़ें हैं वह आएगी, और दूसरे के अंदर आपके कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आएंगे। ये कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा एग्जाम ले लो, चाहे रीट का लो, चाहे सेकंड ग्रेड का लो, कोई सा भी एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड का लो, उन सब के अंदर अगर कृषि का टॉपिक, क्योंकि इन सब के अंदर राजस्थान का भूगोल आता है और भूगोल के अंदर कृषि का टॉपिक आता है। और इस बात तो रीट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीट के अंदर इस बार 2 पेपर होने वाले हैं। तो फर्स्ट पेपर में भले ही ना पूछे, लेकिन सेकंड पेपर के अंदर स्पेशली 40 नंबर का जो है वो जीके का पार्ट इस बार जोड़ा गया है, और यहाँ से जो है वो जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 40 क्वेश्चनों के अंदर राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो वैसे ही जीके का पेपर अलग से होता ही है, तो उनमें तो वैसे ही आने वाली है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। यानी कि आर्थिक समीक्षा से अब राजस्थान का कोई भी एग्जाम नहीं बचने वाला है। तो अच्छे से करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना चैप्टर है वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य। देखिए, इसमें पूरी की पूरी एक बार से जो है जो भी अपना चैप्टर चलेगा, उसमें सबसे पहले उस पूरे चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बिल्कुल एकदम छोटे जो है वो पॉइंटों के रूप में अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आएगा आपका, जैसे कि प्रचलित कीमतों के ऊपर जो राज्य की अर्थव्यवस्था है उसका आकार। चूंकि कई सारी चीज़ें जो है वो मैं पहले भी बताया हूँ कि रिपीटेशन के अंदर आएगी, जिसकी वजह से आपको वह याद होती रहेगी। क्योंकि शुरू की जो 3 क्लासें थी उनके अंदर एक प्रकार से इन सभी का एक सार जो है वह आया था, और अब जब ये चैप्टर वाइज आएंगे तो एक एक चैप्टर के अंदर भी वो पुरानी वाली जो चीज़ें पहली वाली क्लास में पढ़ी है वह यहाँ पर विस्तार से आने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, प्रचलित कीमतों के ऊपर, यानी कि 2021-22 की कीमतों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था का आकार है उसकी अगर बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था 232.15 लाख करोड़, वही राजस्थान की 1196 137 अपन ने पड़ी थी, तो 11.96 लाख करोड़ रुपए राजस्थान की जो है वो प्रचलित कीमतों पर आपके क्या आ जाती है, अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। देखिए, एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो आपका स्टार्टिंग के अंदर जो आने वाली जो स्लाइड रहेगी किसी भी चैप्टर की, वह सारी की सारी स्लाइडें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस वजह से इनको खास तौर से ध्यान रखना जो जो इसके अंदर उल्लेख किया गया है। तो पहला तो ये ध्यान रखना है। अगला आता है स्थिर कीमतों के ऊपर अर्थव्यवस्था के अंदर जो वृद्धि दर दे रखी है। स्थिर कीमतों का मतलब हो गया 2011-12 की जो कीमतें हैं उनके आधार पर जो वृद्धि दर है, उसमें अगर बात करें तो भारत की जो है वह 9.2% है, वही राजस्थान की जो है वह 11.04% है। अपन ने देखा था कि राजस्थान की जो प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर है वह 18.04% है, जबकि स्थिर कीमतों के ऊपर 11.04% है। इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों के ऊपर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, जो कि 21-22 की कीमतों के आधार पर है, और भारत की अगर अपन बात करें तो 1,50,326 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, और राजस्थान की जो कीमत है प्रति व्यक्ति आय जो है वह आपके प्रचलित कीमतों के ऊपर 1,35,218 रुपये है। स्थिर कीमतों के ऊपर कमेंट में बताना आपको कितनी है, 81,000 समथिंग है, कितनी है वह, तो वह आपको बताना है। उसके बाद में अगला देखिए, अगला आता है आपका प्रचलित कीमतों के ऊपर क्षेत्रवार योगदान, जो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड अपन बात कर रहे थे।
सकल मूल्य वर्धन के अंदर जो योगदान है प्रचलित कीमतों के ऊपर, वह आपके सामने दिया गया है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया लेवल के एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। ये कम मिलते हैं अक्सर, क्योंकि ये आंकड़े जो है यहाँ पर राजस्थान सरकार ने जब ये जारी किए तो उसके अंदर ये उल्लेखित किए गए हैं। तो ये ऑथेंटिक आंसर है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, प्रचलित कीमतों का मतलब 2021-22 की कीमतों की बात हो रही है। उसके आधार पर भारत जो है उसके अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान जो है वह 18.76% है। वहीं राजस्थान का अपन ने पढ़ा था 30.23%। भारत के अंदर उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है वह 28.20% है। वहीं राजस्थान के अंदर यह 24.67% है। सेवा क्षेत्र का 53.04 है और राजस्थान के अंदर 45 जो है वह आपका 10% है। यानी कि सेवा क्षेत्र जो है वह भारत के अंदर लगभग 50% से भी ज़्यादा योगदान रखता है। तो ये खास बातें थी। अब इनको सभी को वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे वापस आएंगे, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है सरकार के द्वारा। तो यह तो आपको अच्छे से याद रखना ही होगा। अब देखिए, यहाँ से बिल्कुल डिटेल में आपका चैप्टर शुरू हो रहा है। सबसे पहले आ रहा है आपका GSDP। क्योंकि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ तो ज़्यादा अपन इनको रिपीटेशन में नहीं लेंगे। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य मूल्य वर्धन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसकी अपन बात करते हैं GSDP। GSDP जो है ये दो आधारों पर निकाला जाता है, प्रचलित कीमत या प्रचलित मूल्य 2021-22 और स्थिर मूल्य 2011-12। इन दो के आधार पर यह निकलता है। तो 2020-21 से 2021-22 के अंदर जब जाते हैं प्रचलित कीमतों के ऊपर, प्रचलित मूल्य के ऊपर, तो अब 10.13 लाख करोड़, ये LCR का मतलब है लाख करोड़ रुपए जो है यह 2020-21 में थी। और जैसे 2021-22 में जाते हैं तो 11.96 लाख करोड़ रुपए यह हो जाती है। यह एग्जैक्ट कितनी है? 11,96,137 जो है वह आपके रुपए हैं। तो इस हिसाब से कहने का मतलब करोड़ रुपए हो गए। तो इस हिसाब से 2020-21 से 2021-22 में जाते हैं तो वृद्धि कितनी आ जाती है, यह आपको याद रखनी है, 18.04%। इसका अपन ने पहले भी चर्चा कर रखी है। अगला आता है आपका स्थिर मूल्य के ऊपर। जब 2020-21 से 2021-22 में जाते हैं तो स्थिर मूल्य के ऊपर जो आपका GSDP के अंदर वृद्धि दर है उसकी अगर बात करें तो 6.60 लाख करोड़ रुपए से 7.33 लाख करोड़ रुपए, यह कितनी थी एग्जैक्ट? 73-17, यह एग्जैक्ट थी आपके। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि इसमें जो वृद्धि है 2020-21 से 2021-22 में वह 11.04% है। तो आपको यह दोनों की दोनों वृद्धि दर इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि प्रचलित कीमतों के ऊपर 18.04 और स्थिर के ऊपर 11.04 हो जाती है। अगली आती है आपके ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA, यानी कि सकल राज्य मूल्य वर्धन के अंदर योगदान, यानी कि क्षेत्रवार योगदान की बात करते हैं। एक चलेगा आपका प्रचलित कीमतों पर और एक आएगा आपका स्थिर कीमतों पर। और यह जो है यह पिछले वर्ष से स्थिर कीमत के ऊपर वृद्धि है। स्थिर जो कीमतें हैं उन स्थिर कीमतों पर वृद्धि की बात हो रही है यहाँ पर। तो इनको समझना है, देखिए अच्छे से। सबसे पहला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र आता है प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र जिसको कहा जाता है। उस कृषि क्षेत्र के अंदर बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित कीमतें यानी 2021-22 के आधार पर कृषि क्षेत्र का योगदान 30.23% है, 30.23% है। वहीं स्थिर कीमतों के ऊपर इस क्षेत्र का योगदान 28.85% है। और उद्योग क्षेत्र जो कि द्वितीय क्षेत्र आता है उसके योगदान की बात करें तो प्रचलित कीमतों के ऊपर 24.67% है, स्थिर कीमतों के ऊपर 26.34% है। और तीसरा आता है आपका, यह यहां पर गलत है, यह सेवा क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र का योगदान की बात करें तो प्रचलित कीमतों के ऊपर 45.10% है और स्थिर कीमतों के ऊपर 44.81% है। तो आपको तो क्या ध्यान रखना है, देखिए इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका आप थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछता है कृषि क्षेत्र का योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रचलित कीमतों पर कितनी है या फिर स्थिर कीमतों पर कितनी है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि कृषि प्रचलित से 30 से कितनी हो रही है, 28। केवल ये स्टार्टिंग वाला ही आप ध्यान रख लेना, बाद के पॉइंट वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि पॉइंटों के अंदर डिफरेंस बहुत कम मिलता है। तो 30 से 28 हो रहा है, प्रचलित से स्थिर में जा रहे हैं तो 30 से 28 हो रहा है कृषि क्षेत्र। वही बात करें अगर अपन उद्योग क्षेत्र तो यह 24 से 26 हो रहा है। कृषि और सेवा क्षेत्र जो है ये 45 से 44 हो रहा है।
ये तो अपन ने पहले भी पढ़ लिया। यहाँ पर नई चीज क्या है, नई चीज ये वाली है, और ये सारी की सारी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको बोलेगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर या फिर राजस्थान के अंदर क्षेत्रवार योगदान के अंदर कृषि जो क्षेत्र है इसकी स्थिर कीमतों के ऊपर कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई। तो यह जो वृद्धि दर है सारी की सारी इस 4.78% का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2020-21 के अंदर स्थिर कीमतों के ऊपर जितना योगदान कृषि क्षेत्र का था वही योगदान 2021-22 में कितना बड़ा है, तो वह 4.78% की वृद्धि हुई है। यानी कि कृषि क्षेत्र के अंदर स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई, 4.78%। इसी प्रकार से उद्योग जो क्षेत्र है उसके अंदर कितनी वृद्धि दर्ज की गई स्थिर कीमतों के ऊपर, 15.37%। इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र के अंदर कितनी वृद्धि है, तो 11.89% है। देखिए इन सब के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि दर उद्योग क्षेत्र की है, और इसका सीधा सा कारण है कि जैसे ही 2020-21 से 2021-22 में आते हैं तो कोरोना काल जो था वह खत्म हो रहा था, लॉकडाउन वापस खुल रहा था, तो वापस उद्योग धंधे खुल रहे थे। इस वजह से उद्योग जो क्षेत्र था उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वृद्धि दर दर्ज की गई। ये इसके अंदर मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है इसके अंदर ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन सब की चर्चा अपन ने पहले वाली क्लास में भी कर ली थी। अगला देखिए, अगला आता है आपका कृषि, उद्योग और सेवा, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनके अंदर कौन कौन सी, मतलब कि इस क्षेत्रों के अंदर जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है इस बार स्पेशली उल्लेख कर रखा है आपके आर्थिक समीक्षा में, तो हो सकता है आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले कि जैसे सीधा लिख दिया कि जल आपूर्ति जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कई लोग कृषि क्षेत्र कर देंगे, लेकिन जल आपूर्ति जो है वह उद्योग क्षेत्र में आती है। तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि कृषि क्षेत्र के अंदर जैसे कि फसल, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य यह आता है। उद्योग के अंदर जैसे कि खनन हुआ, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र में व्यापार हुआ, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रेलवे और लोक प्रशासन एवं गृह स्वामित्व। कहने का मतलब ये हो गया, वैसे मैंने बताया भी था कि जो डायरेक्टली अपने को धरती से प्राप्त होता है, सीधा सा समझ लीजिए, वह सारी की सारी चीजें यानी जो पहली पहली बार बनती है वह कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इनमें से देख लीजिए, फसल अपने को कहीं बनी हुई नहीं मिलती है, वह पहली पहली बार ही बनती है। पशु जो है वह भी पहली बार ही होता है। वानिकी के अंदर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वह भी पहली बार ही मिलते हैं। मत्स्य के अंदर मछली जो है उसका भी जो निर्माण होता है या फिर जो उसकी वृद्धि होती है वह भी पहली बार ही होती है। लेकिन इस सब का यूज करके और हम कहाँ पर पहुँचते हैं, दूसरे क्षेत्र के अंदर पहुँचते हैं जहाँ पर आपका उद्योग क्षेत्र आता है। जैसे कि आपका खनन हुआ, वह औद्योगिक क्षेत्र में है, क्योंकि जो आपका खनिज है ना वह इसमें आएगा, इसमें भले लिखा हुआ नहीं है, खनिज जो है वह इसमें आता है, लेकिन खनिज को निकालना जो है वह किस में आ जाता है, उद्योग क्षेत्र के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार से विनिर्माण, जैसे मान लो यहाँ से लोहा ऐसे निकाला है, फिर उससे लोहा बनाकर कोई वस्तु बना रहे हैं, तो विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते हैं आप लोग, ये पूछा जा सकता है। अगला आता है आपका NGSDP। एन का मतलब है नेट, नेट का मतलब शुद्ध, नेट GSDP यानी कि शुद्ध सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात हो रही है यहाँ पर। यानी कि जब GSDP के अंदर से क्या घटा दिया जाता है, मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपके नेट GSDP आपको मिलती है। नेट GSDP के अंदर देखिए, प्रचलित कीमतें और स्थिर या फिर आधार कीमतों की अगर अपन बात करें, तो प्रचलित कीमतें 2020-21 से 2021-22 के अंदर जैसे ही जाते हैं तो 9.14 लाख करोड़ रुपए से यह 10.79 लाख करोड़ रुपए हो जाती है। तो इसके अंदर जो वृद्धि देखी जाती है वह वृद्धि कितनी आती है, वह आती है आपके 18.01%। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये पहली पहली बार आई है आपके सामने, इस वजह से ध्यान रखना है। देखिए GSDP के अंदर प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर थी 18.04%, इसके अंदर 18.01% है। थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस मिलता है इनके अंदर, वो आप लोग याद रख सकते हैं। तो प्रचलित GSDP का तो था 18.04 और NGSDP का कितना हो जाएगा, 18.01। इसी प्रकार से आधार कीमतों के ऊपर या स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वह 2020-21 के अंदर 5.84 लाख करोड़ से 6.48 लाख करोड़ होता है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो है वह 2020-21 से 2021-22 में जो वृद्धि है वह 11.05% है। जब अपन GSDP के अंदर स्थिर कीमतों के ऊपर वृद्धि दर देखते हैं तो वह 11.04% थी, यहाँ पर 11.05% है। वहाँ पर प्रचलित कीमतों के ऊपर 18.04% जो है वो वृद्धि थी, यहाँ पर 18.01% है। तो यह दोनों आपके लिए नई चीजें हैं, ये दोनों के दोनों ध्यान रखनी है। बाकी इनको याद जरूर रखना है, जो कि मैंने पिछले
जो अपनी क्लासें थी पिछली वाली उसके अंदर स्पेशली इनको मैंने बता रखा है कि यह जो है विशेष रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्ट 10,78,903 जो है वह करोड़ रुपए थी, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली लिखी गई 79 कर दिया इसको। और ये आपके जो है आपके 6,48,142 ये थी 6,48,142 करोड़ रुपए, ये थी एग्जैक्ट। और ये थी आपकी 10,78,903 करोड़ रुपए, ये एग्जैक्ट थी, बट इसको लगभग 1000 के पास इसलिए इसको 79 कर दिया। तो आपको तो इसमें ये ध्यान रखनी, ये दोनों खास है विशेष रूप से। आगे चलते हैं, अगला आता है आपका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। जब अपन नेट जीएसडीपी के अंदर राजस्थान की जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो राजस्थान के प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के जो आय है, जो इनकम है एक साल की, वह आ जाती है, उसको कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। यह भी दो प्रकार से निकाली जाती है, एक होती है प्रचलित कीमतों पर और एक होती है स्थिर कीमतों के ऊपर। तो प्रचलित कीमतों पर 2020-21 1,15,933 से जैसे ही 2021-22 के अंदर जाते हैं तो 1,35,218 रुपये आ जाती है। तो इसके अंदर जो वृद्धि है 2020-21 से 2021-22 के अंदर वह आपको मिलती है 16.63% की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार यह पूछी गई थी एसआई के एग्जाम के अंदर भी कि पर कैपिटा इनकम जो है उसके अंदर प्रचलित कीमतों के ऊपर कितनी वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो 16.63% की वृद्धि दर है। ये पहली बार आपके सामने आंकड़ा आया है, ये तो पहले भी आ गया लेकिन ये पहली बार आया है। मैंने कहा था कि जब अपन चैप्टर वाइज चीजें पढ़ेंगे तो उसके अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सारांश के अंदर नहीं मिलती है, वह आगे आने वाली क्लासों में भी मिलती है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत ना हो, इसलिए यह क्लास आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रचलित कीमतें, पर कैपिटा इनकम वृद्धि दर कितनी है 16.63, और कितनी है पर कैपिटा इनकम प्रचलित कीमतों पर 1,35,218 रुपये। इसी प्रकार से स्थिर कीमतों के ऊपर 2020-21 72,009 रुपये से 2021-22 में 81,231 रुपये हो जाती है। और इसके अंदर जो वृद्धि आती है वह आती है 9.76% की। यह आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट आंकड़ा आता है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, यह आपको पहले भी मिल चुकी थी कि पर कैपिटा इनकम प्रचलित पर 1,35,218 और स्थिर के ऊपर 81,231, लेकिन वृद्धि दर पहली बार आई है 16.63 याद रखना है और 9.76% याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला आता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण। देखिए यह पहली बार आपके सामने कॉन्सेप्ट आया है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब क्या है? देखिए एक चीज होती है पूंजी, पूंजी का मतलब क्या है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी पूंजी का मतलब क्या होता है? पूंजी का मतलब होता है जैसे कि मान लो कि मेरे पास में 1 लाख रुपए हैं, ये 1 लाख रुपए जो है ना यह कैश रुपए होते हैं। कहने का मतलब ये पैसे ये मेरे पास में डायरेक्ट है, ये एक प्रकार से इसको अपन आरबीआई की लैंग्वेज के अंदर इसको तरलता के रूप में मनी को माना जाता है, ये तरल मनी है। अगर मैं इस 1 लाख रुपए से 1 बीघा की मान लो जमीन खरीद लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 बीघा की जमीन खरीद ली, या फिर इस 1 लाख से जो भी जितना भी आपका गोल्ड आता है वह ले लिया, तो ये गोल्ड या फिर ये जो जमीन या फिर इससे कोई बिल्डिंग ले रहा हूं या फिर कोई गाड़ी ले रहा हूं, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। यानी कि अगर आपके पास में कैश है, कैश में अगर रुपए हैं तो वह पूंजी नहीं होती है। अगर आप उन रुपए को किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जिसका आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, जैसे कि आज अगर आप जो जमीन खरीदेंगे या गोल्ड खरीदेंगे उसका आने वाले 1-2 सालों के अंदर भाव बढ़ जाएगा और भाव बढ़ेगा तो वह आपको लाभ देगी। तो ऐसी इस प्रकार से जो आपका इन्वेस्ट होता है या फिर आपके पास में जो कहने का मतलब जो मद होता है उसको कहा जाता है पूंजी। तो इस प्रकार से सकल का मतलब हो जाता है टोटल, टोटल का मतलब कुल, ग्रॉस, और स्थायी का मतलब हो जाता है परमानेंट, यानी कि ऐसी पूंजी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसी कितने रुपए जो है वह लगाए गए हैं स्थायी रूप से पूंजी के रूप में, टोटल उसकी बात हो रही है। वापस समझ लेना, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा पूंजी निर्माण का मतलब इस प्रकार की पूंजियों के निर्माण के लिए स्थायी रूप से टोटल कितना जो है वह आपके रुपए लगाए गए या फिर पूंजी लगाई गई है, वह इसके अंदर सारी की सारी आपको दे रखी है। तो देखिए ये 2 प्रकार से होती है, एक आती है इसके अंदर प्रचलित कीमतों के ऊपर और एक आती है आपके स्थायी कीमतों के ऊपर। लेकिन यहां पर जो आपके आर्थिक समीक्षा के अंदर उल्लेखित कर रखी है वह क्या है आपकी? वह केवल और केवल प्रचलित कीमतों के ऊपर ही है। तो मैं हटा देता हूं, आप समझ गए हैं। तो देखिए प्रचलित कीमतों के ऊपर जो है वह 2019-20 से जब 2020-21 के अंतर्गत आते हैं तो -2.45% की कमी से यह जो योगदान है या फिर सरकार के द्वारा जो सकल स्थायी पूंजी निर्माण किया गया है यह आपका 2,76,473 रुपये है, जो कि जीएसडीपी जो आपका राजस्थान का सकल राज्य मूल्यवर्धन है
उसका कितना है, उसका आपका 27.28% है। यह आंकड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो वापिस समझ लो 1 मिनट में कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों के ऊपर जो है वह जीएसडीपी का कितना है, 27.28% है। यह याद रखना, यही क्वेश्चन पूछेगा अगर आपको डायरेक्टली पूछेगा तो, कि राजस्थान में सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएसडीपी का कितना है, 27.28%। बाकी ये मुश्किल है, 2,76,473 पूछ ले फिर भी ध्यान रख लेना है। और इसके अंदर कमी कितनी है, तो -2.45 है, ये तो नहीं पूछेगा। अगली चीज आती है इसी के अंदर कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अंदर जो पूंजी होती है सरकार के द्वारा, उसके अंदर मुख्य रूप से आपके 76.10% प्राइवेट सेक्टर और 23.90% जो है वह आपका पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार के जो योगदान है वह इसके अंतर्गत रहता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अंदर। अगला आता है आपका मूल्य सांख्यिकी। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा था पिछली क्लास के अंदर कि 2 टर्म आती है, एक WPI आती है वॉल प्राइस इंडेक्स, और एक आता है आपका CPI, आगे आएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसको बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक। दोनों के दोनों यहाँ पर डिटेल में आपको पढ़ना है इस बार। देखिए WPI जो होता है इसको कहा जाता है थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक। अगर आप किसी बड़ी दुकान के ऊपर जाते हैं तो वहां पर आपको जो है कोई भी वस्तु वह तुलनात्मक रूप से छोटी दुकानों से जो वस्तु मिल रही है उससे कम भाव में मिलती है, क्योंकि वह थोक के अंदर माल देता है। जैसे कि 100-100 किलो का एक साथ माल अगर आप लेके जाते हो तो वहां पर आपको सस्ता मिलता है, उसके अंदर जो मूल्य लगाया जाता है उस व्यक्ति के द्वारा या उस दुकानदार के द्वारा, उसको कहा जाता है थोक मूल्य। उस थोक मूल्य के आधार पर जो वस्तुओं के सूचकांक निकलते हैं उनको बोला जाता है थोक मूल्य सूचकांक। इसका जो आधार वर्ष है यानी कि जो कीमतें WPI के अंदर रखी जाती है वह 1999-2000 वर्ष के आधार पर, इस वित्त वर्ष के आधार पर वह कीमतें रखी जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि WPI का आधार वर्ष क्या है या फिर बेस ईयर क्या है, तो उसका आधार वर्ष या बेस ईयर है 1999-2000। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसमें टोटल कितनी वस्तुएं शामिल है, तो इसमें कुल 154 वस्तुएं शामिल है, WPI में कुल 154 वस्तुएं शामिल है। और तीसरी चीज इसमें एक और ध्यान रखनी है कि यह जो है आपका WPI यह साप्ताहिक जो है वह जारी किया जाता है, यानी कि हर सप्ताह जो है वो WPI जारी किया जाता है, यह भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो WPI है यह बेसिकली 2020 में 330.86 था, उससे 2021 में 363.23 हो गया। ये कुछ याद नहीं रखना है, केवल ये ध्यान रख सकते हो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है मेरी दृष्टि से कि WPI में आपको वृद्धि दर 9.78 पूछी जाए, ये नहीं याद रखना। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आधार वर्ष 1999-2000 है, 154 इसमें वस्तुएं शामिल है और ये साप्ताहिक रूप से जारी होता है। इसके बाद में अगला आता है आपका CPI। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको बोला जाता है हिंदी के अंदर उपभोक्ता, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, प्राइस यानी मूल्य, इंडेक्स यानी सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है WPI से। पहली चीज आती है कि CPI के अंदर जो है ये CPI जारी कब होती है, तो यह प्रति माह जारी होती है। WPI साप्ताहिक यानी हर सप्ताह जारी होती है, जबकि CPI हर महीने जारी होता है। पहली चीज तो इसमें ये आती है। दूसरी चीज कि CPI जो है ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें CPI IW का मतलब है इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि जो औद्योगिक कर्मचारी है या फिर मजदूर है उनके आधार पर आती है। दूसरा आता है CPI AL का मतलब है एग्रीकल्चर लेबर, यानी कि जो कृषि क्षेत्र के अंदर जुड़े हुए मजदूर है। तीसरा आता है CPI RL का मतलब है रूरल लेबर, जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर है। और चौथा आता है CPI R&U, इसको कंबाइंड भी बोलते हैं, इसको रूरल एंड अर्बन भी बोला जाता है। तो इनका अगर आप मतलब लिखना चाहो तो IW का मतलब तो है आपका औद्योगिक मजदूर, और उसके बाद में AL इसका मतलब है कृषि से जुड़े हुए यानी एग्रीकल्चर लेबर, और अगला आता है RL यानी कि रूरल लेबर यानी कि ग्रामीण मजदूर, और R&U का मतलब हो जाता है रूरल यानी कि ग्रामीण, और अर्बन का मतलब शहरी। ये मैंने इनके क्षेत्र लिख दिए हैं, कैटेगरी आप लगा लेना, जैसे औद्योगिक जो आपके मजदूर होते हैं कृषि से जुड़े हुए, ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के। अब इसमें अगली खास चीज क्या आती है, अगली खास चीज आती है कि इनको जो जारी किया जाता है वह 2 संस्थाओं के द्वारा जारी किया जाता है, और दोनों के अंदर से जो आपको ये ऊपर वाले 3 दिखाई दे रहे हैं
ऊपर वाले जो तीन दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, इन तीन को तो जारी किया जाता है श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा। शिमला के अंदर स्थित है आपका श्रम ब्यूरो, उसके द्वारा जारी किया जाता है इन तीन सूचकांकों को। जबकि जो आपका सीपीआई आर एंड यू यानी कि रूरल एंड अर्बन वाला है, इसको जारी किया जाता है एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहा जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहा जाता है, इसके द्वारा जारी किया जाता है रूरल एंड अर्बन को। ये इसकी जारी करने की दूसरी खास बात आ गई। अगली खास बात आती है इनके आधार वर्ष। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का सबसे ज्यादा आधार वर्ष पूछा जाता है और यह 2020-21 के अंदर चेंज कर दिया गया था और इसको 2016 कर दिया गया था। इस वजह से आपका यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसका आधार वर्ष क्या है, 2016 है। अगर मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ आता है और सीधा यही पूछता है कि सीपीआई यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का राजस्थान में आधार वर्ष क्या है, तब भी आपको 2016 ही बताना है। जैसे कि डब्ल्यूपीआई में अगर पूछे तो आपको 1999 2000 बताना है, वैसे अगर सीपीआई अगर पूछे केवल सीपीआई लिखा हुआ हो तो 2016 बताना है। लेकिन अगर स्पेशली सीपीआई के अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर पूछे तो 2016 है। एग्रीकल्चर लेबर अगर पूछा जाता है तो 1986-87 का आपको बताना है कि आपके एग्रीकल्चर लेबर का आधार वर्ष 1986-87 है। आपको इसके बारे में एक खास चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीनतम जो सूचकांक है यानी कि सबसे ओल्डेस्ट जो इंडेक्स है वह यही है, जो कृषि वाला सूचकांक है 1986-87 का सबसे पुराना। उसके बाद में अगला आता है आपका सीपीआई रूरल लेबर का उल्लेख नहीं कर रखा है। सीपीआई जो रूरल एंड अर्बन यानी कंबाइंड वाला है उसका आधार वर्ष 2012 है, यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इससे पहले होता क्या था कि अब तक से पहले ये 2016 नहीं था तो इसका भी 2012 ही था, तो फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाता था तो सीपीआई का डायरेक्ट 2012 कर देते थे, वो सही आंसर था। लेकिन अब इसका चेंज कर दिया, इस वजह से अब अगर केवल सीपीआई पूछे तो 2016 बताना है। बाकी अगर स्पेशली इनमें से कोई सा अगर पूछा जाता है तो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीपीआई से क्वेश्चन आता है। और डब्ल्यूपीआई का आपके बारे में ये सारी खास चीज़ें जो है वो देख ली। अगला देखिए, एक चीज़ और इसमें आती है कि जो सीपीआई है यह राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 3 केंद्रों के ऊपर ये जारी किया जाता है। इसके अंदर एक जयपुर केंद्र आता है, एक भीलवाड़ा केंद्र आता है, एक अलवर केंद्र आता है। ये जो अलवर केंद्र है ना, इस अलवर केंद्र के जगह पर पहले अजमेर का केंद्र आता था, यानी कि पहले ये अजमेर भीलवाड़ा जयपुर में जारी होता था, लेकिन इस अजमेर को बदल दिया गया था और उसी दौरान जो है वो आधार वर्ष भी 2016 ही कर दिया गया था। ठीक है ना, बदला इसको 2020 में गया था, 2020-21 वाले आर्थिक समीक्षा में बदला गया था, लेकिन 2016 जो आधार वर्ष किया गया था वह उसी दौरान किया गया जब इस अजमेर की जगह पर अलवर को ले लिया गया था। इसके बाद में अगला देखिए, अब आपके सामने कुछ जो है वो चार्ट फॉर्म के अंदर जो है वो चीजें बताई गई है, इसको आपको आराम से देखना है। इसके अंदर क्या लिखा गया है कि प्रचलित मूल्य के ऊपर भारत और राजस्थान और जो भारत है उसकी प्रचलित मूल्य या फिर प्रचलित कीमतों के ऊपर जो आपका जीएसडीपी है उसका यहाँ पर उल्लेख कर रखा है प्रचलित कीमतों पर। जैसे कि राजस्थान का जीएसडीपी 1196 है और उसके अंदर वृद्धि दर 18.04 है। उसी प्रकार से भारत जो है उसकी प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी 232,14,703 है और उसके अंदर जो वृद्धि दर है वह कितनी है आपकी 17.6%। ये मैं आपको बार बार बता के आखिरकार याद करवा दूंगा, क्योंकि ये तीसरी बार आ चुका है और यह गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसी वजह से मैं बार बार इसको लेकर आ रहा हूँ। ये दोनों तो याद होना चाहिए, 11,96,137 और 18.04 राजस्थान के। लेकिन भारत का आप लोग ये याद रख सकते हैं कि भारत का प्रचलित कीमतों के ऊपर जो आपका जीएसडीपी जो है उसके अंदर वृद्धि दर 17.6% की दर्ज की गई है। इसी प्रकार से इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं आप लोग कि निरंतर रूप से जो आपके 2017 से लेकर 2020-2021 तक जब आते हैं तो जो आपका जीएसडीपी है उसके अंदर निरंतर रूप से वृद्धि देखी जा रही है और 2021-22 के अंदर जो है प्रचलित कीमतों के ऊपर वह 11,96,137 करोड़ रुपए जो है वह आपके राजस्थान की जीएसडीपी प्रचलित कीमतों पर आती है। इसी प्रकार से स्थिर कीमतों की अगर अपन बात करें, स्थिर कीमतों के ऊपर जीएसडीपी राजस्थान की और भारत की यहाँ पर तुलनात्मक रूप से दी गई है। राजस्थान की कितनी है, 73-30-17 है और 73-30-17 है। इसकी अगर अपन बात करें तो यह स्थिर कीमतों के ऊपर है और वृद्धि दर जो है वह इसके अंदर 11.04% की आती है। और भारत की जो
स्थिर कीमतों के ऊपर जीएसडीपी है वह कितनी है, तो 147 लाख करोड़ रुपए के समथिंग है। और इसके अंदर जो वृद्धि दर है वह 9.2% की है। यह आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की तो वैसे ही याद रखनी है, लेकिन भारत की आप लोग यहाँ पर जरूर रूप से याद रखना, क्योंकि ये पहली बार आया 9.2। और स्थिर कीमतों के ऊपर भी अगर अपन बात करें तो जो आंकड़ा है वह आपको बता रहा है कि 2020-21 जैसे जैसे अपन आते हैं तो इसके अंदर वृद्धि देखी गई है। और 2020 से 2021 के अंदर जब आते हैं तो एकदम से वृद्धि आती है, जो कि पहले इतनी हुआ करती थी और अब 7,33,017 जो है वह करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके बाद में अगला आता है आपके पास में GVA, जो कि आपके क्षेत्रवार योगदान वाला जो आपका उसके अंदर बताया गया था, सारे के सारे आंकड़े वह यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि किसके ऊपर है, प्रचलित कीमतों के ऊपर है। और प्रचलित कीमतों के ऊपर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र प्रचलित कीमतों के ऊपर कितना है, देखिए यहाँ पर ग्रीन के अंदर है कृषि 30.23%, उसी प्रकार से उद्योग है 24.67 और सेवा क्षेत्र है 45.10% के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं इसमें, तो आगे आपके आता है कि जो ये कृषि क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र है, इनका मुख्य रूप से यहाँ पर जो योगदान है ना, वो योगदान करोड़ रुपए के अंदर उल्लेखित कर रखा है। इतनी देर तो प्रतिशत में आ रहा था, हो सकता है अगर आपको जो है रुपए के अंदर अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की जीएसडीपी के अंदर कृषि क्षेत्र का स्थिर कीमतों के ऊपर कितना योगदान है, अगर करोड़ रुपए में दिया हुआ रहता है, तब आपके ये एक टेबल काम में आएगी। और इसमें ये वाला जो चार्ट है यह आपके काम में आने वाला है, इसके अंदर भी यह वाला काम में आने वाला है। तो देखिए यह जो है ये स्थिर कीमतों के ऊपर है 2011-12 की, और यह जो है ये प्रचलित कीमतों के ऊपर है 2021-22 की। तो 2021-22 के हिसाब से कृषि क्षेत्र तो कितना है आपका, देखिए 3,37,221 करोड़ रुपए है। उद्योग क्षेत्र जो है वह 2,75,163 करोड़ रुपए है। सेवा क्षेत्र जो है वह 5,03,180 करोड़ रुपए है। प्रचलित कीमतों के ऊपर योगदान, और इनका योगदान जो प्रतिशत में है वह अपन लोग यहाँ पर देख चुके हैं, यह वाली इसके प्रतिशत योगदान है। इसी प्रकार से स्थिर कीमतों के ऊपर बात करें तो कृषि क्षेत्र जो है वह आपका 1,94,722 है। निर्माण क्षेत्र यानी कि उद्योग जो क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, वह 1,77,801 करोड़ रुपए है। और सेवा क्षेत्र जो है वह 3,02,418 करोड़ रुपए आ जाती है। तो ये रुपए के अंदर है, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रख लेना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रतिशत से ना पूछ के अगर रुपए में पूछ लेता है तब आपके यह काम आने वाला है। अगला आता है कि राजस्थान के अंदर जो है वह आपका जीएसडीपी की अगर अपन बात करें, ऑल ओवर यहाँ पर जीएसडीपी दे रखी है राजस्थान की, जो कि प्रचलित कीमतों के ऊपर और स्थिर कीमतों के ऊपर एक ही चार्ट के अंदर दे रखा है। वापस एक बार और आ चुका है आपके सामने, इसलिए इनको तो याद कर ही लेना है, 5वीं बार आ रहा होगा मेरे हिसाब से। देखिए प्रचलित कीमतों के ऊपर 10,78,903 करोड़ रुपए हैं, और प्रचलित कीमतों के ऊपर वृद्धि दर जो है वह कितनी है, 18.01% है। किसकी बात हो रही है, शुद्ध राज्य नेट वाला है, ये नेट जीएसडीपी की बात हो रही है। नेट जीएसडीपी जो है 10,78,903 करोड़ रुपए और 18.01 की वृद्धि। इसी प्रकार से स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वह 6,48,142 करोड़ रुपए, और इसमें जो वृद्धि है वह 11.05% की है। स्थिर के अंदर जो है, स्थिर की अगर अपन बात करें तो स्थिर के अंदर ये 18.04 थी, और यह कितनी थी, 11.04% की इसमें वृद्धि थी। तो यहाँ पर यह क्लियर होता है। के बाद में अगला आता है आपके सामने, देखिए यह प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, यहाँ पर कैपिटा इनकम की बात हो रही है। यह प्रचलित मूल्य पर है राजस्थान और भारत की, और यह जो है आपके प्रति व्यक्ति आय यह स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वह भारत और राजस्थान की इस चार्ट के अंदर आपको दिखाई गई है। देखिए राजस्थान की येलो कलर के अंदर ये रही राजस्थान की यहाँ पर, और कितनी है राजस्थान की, 1,35,218 जो है वह रुपये राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है, जबकि भारत की 1,50,326 रुपये हैं। राजस्थान के अंदर जो वृद्धि है वो पीछे आ चुकी है, वैसे तो 16.63% की है, और भारत के अंदर जो है वह 16.69% की है, 69 की है। ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से स्थिर कीमतों के ऊपर बात करें तो राजस्थान जो है, इस राजस्थान की स्थिर कीमतोों के ऊपर जो वृद्धि दर है वह कितनी है, इस स्थिर कीमतों के ऊपर जो पर कैपिटा इनकम है वह 81,231 रुपये है। भारत की जो है वह 93,973 रुपये है। राजस्थान के अंदर वृद्धि दर 9.76 है, और भारत की 8.44% की वृद्धि दर आती है। तो ये चार्ट पीछे जो पूरा का पूरा लिखवा रखा था उसी के ऊपर आधारित है। तो इस हिसाब से आपका जो पहला चैप्टर था वृहद आर्थिक परिदृश्य जो है उसका अंत होता है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें देखिए 2 चार्ट स्टार्टिंग में दिखाए गए हैं, जिसमें पहला चार्ट जो है वह राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर
मुख्य रूप से फसल जो क्षेत्र है उसका योगदान, पशुधन का, वानिकी और मत्स्य यानी कि कृषि क्षेत्र का योगदान अकेले का, और उस कृषि क्षेत्र के अंदर इन क्षेत्रों का अलग अलग योगदान जो है वह रहता है। यानी कि डायरेक्टली जीएसडीपी के अंदर फसल क्षेत्र का योगदान कितना है, पशुधन क्षेत्र का योगदान कितना है, वानिकी का कितना है, मत्स्य का कितना है, वह इसमें उल्लेखित किया गया है। तो देखिए सबसे पहले फसल क्षेत्र का योगदान जो है वह स्थिर कीमतों के ऊपर राजस्थान के अंदर 12.61% है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही पूछे जा सकते हैं बिल्कुल क्लियर कट। फसल क्षेत्र है स्थिर कीमतों पर 12.61%, प्रचलित कीमतों के ऊपर फसल जो क्षेत्र है ये 13.89% है। इसी प्रकार से पशुधन जो है यह स्थिर कीमतों के ऊपर पशुधन का योगदान राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 13.34% है। इसी प्रकार से प्रचलित कीमतों के ऊपर जो है वह आपकी 13.98% है। वानिकी क्षेत्र जो है इसका स्थिर कीमतों के ऊपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान 2.79% है और प्रचलित कीमतों के ऊपर 2.25% आ जाता है। मत्स्य की बात करें तो स्थिर कीमतों के ऊपर जो है वह 0.11% है और प्रचलित कीमतों के ऊपर मत्स्य का योगदान भी 0.11% के समथिंग है। तो ये सारे के सारे जो गोले कर रखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ से इसके सामने मैं स्टार लगा देता हूँ क्योंकि यह स्पेशली उल्लेखित कर रखे हैं, सबसे पहले ही पेज पर है आर्थिक समीक्षा में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था या फिर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन के अंदर, सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है उसके अंदर पशुधन का योगदान कितना है। तो 13 पॉइंट, अब स्थिर पूछ रहा है, प्रचलित पूछ रहा है, तो वह आपको यहाँ से बताना होगा। इसी प्रकार से एक और चीज आती है, इसी के अंदर लिखी गई है कि 2019-20 के आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान जो है उसका भारत के कुल जो आपके फसल उत्पादन हुआ था निम्न प्रकार से, उनके अंदर योगदान की बात आती है। जैसे कि देश का कुल जो बाजरा उत्पादन होता है 2019-20 के अंदर, उसमें राजस्थान के अंदर जो है वह 45.56% बाजरा राजस्थान में होता है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहता है। इसी प्रकार से राई और सरसों का उत्पादन जो है वह राजस्थान के अंदर 46.28% होता है। भारत के कुल राई और सरसों का उत्पादन राजस्थान में 46.28 होता है 2019-20 के हिसाब से, तो उसमें भी प्रथम रहता है ये। तिलहन के अंदर 20.30% का होता है, चने का 23.44% होता है और टोटल दलहन का जो है वो 19.41% होता है। गंवार का 78.62% होता है। यह मुख्य रूप से जो है आपके इसके अंतर्गत लिखे गए हैं। अब इस चैप्टर को कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र को अपन डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल के अंदर आपको कई सारे ऐसे आंकड़े, कई सारी ऐसी योजनाएं मिलेगी जो कि डायरेक्टली आरएस के एग्जाम में, आरएस मेंस के एग्जाम में या फिर एसआई के एग्जाम में पूछी गई है। इसी वजह से अब आपके लिए यह चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे आने वाले जो रीट का एग्जाम है, सेकेंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उन सभी एग्जाम के लिए यह वाला जो चैप्टर है आर्थिक समीक्षा का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए आपके सामने एक सीधा सा चार्ट बनाया गया है और इसके अंदर जो लिखा गया है वो यही लिखा गया है कि कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से कृषि के अंदर शामिल क्या क्या होता है। कृषि के अंदर फसलें शामिल होती है, पशुधन होता है, वानिकी होती है और मत्स्य। ये चार चीजें जो है वह कृषि के अंदर शामिल होती है और इन चारों चीजों का राजस्थान के अंदर जो है वो कृषि के अंदर योगदान कितना कितना है वह आपको ध्यान रखना है। आज तक आप लोग कृषि का मतलब केवल फसलें समझते थे, लेकिन नहीं, कृषि का मतलब केवल फसलें नहीं है, ये चार प्रकार है। और अब तो कृषि के अंदर फसलों से आगे निकल चुका है पशुधन, यानी कि राजस्थान का जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान जो है वह किसका है, तो वह आपका पशुधन क्षेत्र का है। 46.25% के रूप में पशुधन का योगदान राजस्थान की कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा आता है। दूसरे नंबर पर 45.94% के ऊपर फसलों का दूसरा स्थान आता है आपके कृषि क्षेत्र में योगदान पर। उसके बाद में तीसरा जो है वह 7.44% के साथ में वानिकी का योगदान आता है और चौथे नंबर पर फिर मत्स्य का योगदान आता है 0.37% के साथ में। तो यह आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कृषि क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक योगदान किसका है, पशुधन का है, फसलों का है, वानिकी का है या फिर मत्स्य का है। तो आपका आंसर होना चाहिए पशुधन का सबसे ज्यादा है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला आता है आपका भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका अगला वाला चार्ट आएगा, अभी ये यहाँ पर चार्ट है, इस चार्ट से आप लोग समझेंगे कई सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट रूप से तीन आपको याद रखनी है कि राजस्थान की जो 342,239 जो टोटल आपका क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का योगदान जो है वह किस किस के अंदर कितना कितना आता है वह आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 52.58% जो है यह शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि जिसके अंतर्गत खेती की जाती है, बोया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका आता है बंजर भूमि, जो कि
10.84% का जो है वह योगदान देती है। तीसरे नंबर पर आती है आपके वानिकी, जो कि 8.08% का योगदान देती है। ये तीनों के तीनों याद कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसमें से। और इसमें भी आपको जोड़कर क्वेश्चन पूछते हैं। एक तरफ मान लो कि आपको दे दिया ये भूमि के प्रकार और एक तरफ दे दिया उनके जो है वो योगदान या फिर उनका सहयोग कितना कितना है, तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये चार्ट भी। अब देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है सबसे बड़ा योगदान 52.58% का, और 52.58% का जो है यह आपका शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है उसका योगदान सबसे ज्यादा है राजस्थान का, जो भूमि उपयोग है उसके अंतर्गत। दूसरे नंबर पर जो है वह 10.84% के साथ में बंजर भूमि जो है यह दूसरे नंबर पर आती है राजस्थान के भूमि उपयोग में। तीसरे नंबर पर जो है वह आपके 8.08% के साथ में जो वानिकी है यह तीसरे नंबर पर आती है राजस्थान के भूमि उपयोग के अंतर्गत। उसके बाद में चौथे नंबर पर आपके 6.92% के साथ में जो आपके ऊसर भूमि एवं कृषि के अयोग्य भूमि है यह आती है चौथे नंबर के ऊपर। इसके बाद में पांचवें नंबर के ऊपर जो है वह अन्य चालू पड़त। इतना आपको डीप में नहीं जाना है, आपको मुख्य रूप से ये चार याद रख लेनी है, जिसमें आपको कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली ही पूछा जाता है और कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के भूमि उपयोग में, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है राजस्थान में वानिकी का प्रतिशत जो योगदान है क्षेत्रफल में वह कितना है 8.08। ये कई बार पूछा हुआ है, आपको अगर जो है कंफर्म करना है तो पुराने एग्जाम देख सकते हैं जहां पर डायरेक्टली आता है 8.08। या फिर आजकल बंजर भूमि का भी पूछने लग गए हैं कि राजस्थान में बंजर भूमि कितना प्रतिशत है, तो 10.84, ये भी याद रखना है। इसके बाद में देखिए अगला आता है जोत धारक। राजस्थान के अंदर हर 5 वर्षों के अंदर जो है वह हर 5वें वर्ष के अंदर जो है वह कृषि गणना होती है, और उस कृषि गणना जो है वह अंतिम रूप से 2015-16 में लास्ट कृषि गणना हुई थी राजस्थान के अंतर्गत। और इस कृषि गणना के अंदर ही बताया जाता है कि राजस्थान के अंदर जोतों का आकार कितना है, राजस्थान के अंदर जोतों में वृद्धि कितनी हुई है, महिला जोतों में वृद्धि कितनी हुई है, ये सारी की सारी चीजें इसमें बताई जाती है। तो अपन 2015-16 की जो आपकी कृषि गणना थी उसके आंकड़े आर्थिक समीक्षा में लिखे गए हैं, और यह कहा गया है कि 2010-11 के अंदर जो है वह राजस्थान में जोत जो थी वह 68.88 लाख जो है यह जोत का आकार था हेक्टेयर के अंदर, और यह 2015-16 के अंदर 76.55 लाख हेक्टेयर हो जाता है। यानी कि राजस्थान के अंदर जोतों के अंदर वृद्धि कितनी दर्ज की गई, तो 11.14% की दर्ज की गई। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, राजस्थान में जोतों में वृद्धि कितनी हुई है, तो वह 11.14% है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर 2000 जो आपका 10-11 थी, इसके अंदर 2.73 हेक्टेयर जमीन जो थी यह प्रति व्यक्ति के हासिल में आती थी। यानी कि जब 342,239.74 जो क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसमें जब 685,48,437 राजस्थान की जनसंख्या का भाग देते हैं तो एक व्यक्ति के पास में कितनी जमीन है वह आती है। अब उसको हेक्टेयर में बदल के कर लिया जाता है, तो हेक्टेयर के अंदर जो है वो प्रति व्यक्ति राजस्थान के 2011-12 का यह आंकड़ा था कि 2010-11 का यह आंकड़ा था जिसके अंदर 2.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति को मिल रही थी। लेकिन 2015-16 के अंदर यह बढ़कर 3.07 हेक्टेयर हो गई, जो आपको पूछी जा सकती है। यानी कि वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर जो है वह प्रति व्यक्ति जोत आकार जो है वह कितना है, तो प्रति व्यक्ति जो जोत आकार है वह 3.07 हेक्टेयर जो है वह प्रति व्यक्ति आ जाता है। ठीक है, तो यह आपको वर्तमान समय में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखना है। अगला आता है आपका महिला जोतों के अंदर वृद्धि। यानी कि महिलाओं के पास में 2010-11 में जितनी जोतें थी उनसे 2015-16 के अंदर जो जोतों में वृद्धि हुई है वह 41.94% की वृद्धि हुई है। यह आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखनी है। तो इस चार्ट के अंदर देखिए, इस स्लाइड के अंदर एक तो ये जोतों में वृद्धि 11.14 और जोत का औसतन आकार 3.07 हेक्टेयर। इसके अलावा जो है महिला जोतों के अंदर वृद्धि 41.94% की हुई है, ये ध्यान रखना है। अगला आता है मानसून। कृषि के अंदर मानसून का इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और ये शुरुआत में भी अपन ने देखा था कि सीधा सीधा आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है कि राजस्थान के 33 जिलों में से 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य जो वर्षा होती है उससे कम वर्षा हुई है 2021-22 के दौरान, और वह 2 जिले हैं श्री गंगानगर और आपका सिरोही। यह क्वेश्चन आपको जो आपका सूखा अकाल वाला जो टॉपिक है उसके अंदर पूछा जा सकता है वीडियो वगैरह के अंदर, या फिर वो तो आजकल सब में आता है, अकाल सूखा मरुस्थलीकरण, उस टॉपिक के अंदर ये पूछा जा सकता है कितने ऐसे जिले थे या कौन कौन से जिले थे जिसके अंदर जो मानसूनी वर्षा है वह
सामान्य से कम हुई है, तो गंगानगर और सिरोही हो जाएगा। अगला आता है वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर कृषि उत्पादन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर जो कृषि उत्पादन है यह कितना क्या हुआ है, यह 2020 का आंकड़े हैं आपके पास में, 2020-21 के, और यह 2021-22 के आंकड़े हैं। यह तो आपको सारे के सारे ही याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें आता है आपका उत्पादन खाद्यान्न का। खाद्यान्न का उत्पादन खरीफ के अंदर भी होता है, खाद्यान्न का उत्पादन रबी की फसल के अंतर्गत भी होता है। तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन की जब बात की जाती है तो 2020-21 में 269 आपका 9 लाख मेट्रिक टन, इसका मतलब है लाख मेट्रिक टन है, इतना उत्पादन होता है 2020-21 में। तो 269 से यह घटकर कितना हो गया, 225 हो गया इस बार 2021-22 में। ये वैसे तो आपको याद रखना ही है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का वर्तमान में या फिर आर्थिक समीक्षा के अनुसार या फिर दिसंबर 2000 जो है वो आपका 21 तक राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, तो उसका आंसर होगा 225.20 लाख मेट्रिक टन। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि 2020-21 से 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि या फिर कितनी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, तो वह आ जाती है आपकी माइनस की 16.31%। यह भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 269 से 225 जो है वो उत्पादन हुआ है, यानी कि उत्पादन में 16.31% की कमी आई है राजस्थान के अंदर। इसी प्रकार से खरीफ की फसल, रबी की फसल, खरीफ जो है वो 116 से 84 लाख मेट्रिक टन आई है, इसमें भी माइनस की 27.02 की कमी आई है। रबी की फसल 152 से 140 हुई है, इसमें भी माइनस 8.16% की कमी आई है। ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। टोटल खाद्यान्न उत्पादन 225.20 लाख मेट्रिक टन और खाद्यान्न उत्पादन के अंदर जो कमी है 16.31% की। इसके बाद में अगला आता है, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से इसके अंदर ये दोनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2021-22 के लिए राजस्थान के अंदर दलहन उत्पादन कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 42.62 लाख मेट्रिक टन। राजस्थान में दलहन उत्पादन कितना है 2021-22 के लिए, तो 42.62 लाख मेट्रिक टन है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान में तिलहन का उत्पादन जो है वह कितना है 2021-22 में, तो 92.04 लाख मेट्रिक टन है। और गन्ने का उत्पादन जो है वह 2.47 लाख मेट्रिक टन है। गन्ने का नहीं पूछा जाता है, दलहन और तिलहन का कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए विशेष रूप से आपको दलहन का तो याद ही रखना है, खाद्यान्न का याद रखना है, दलहन का याद रखना है और तिलहन का, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है। तो 225.20 लाख मेट्रिक टन टोटल खाद्यान्न का हो जाता है। खाद्यान्न के अंदर अनाज और दलहन दोनों मिलकर आती है, तो दलहन का जो है वह स्पेशली 42.62 लाख मेट्रिक टन है और तिलहन का जो है वह 92.04 लाख मेट्रिक टन है। ये दोनों विशेष रूप से आपको याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो कि आप लोग ढूंढते रहते हैं कई जगह पर, कि राजस्थान जो है वो किन किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यह आर्थिक समीक्षा में डायरेक्टली लिखा गया है। इसके अलावा अगर कोई भी आपके ऑप्शन में हो प्रश्न में, तो वह मत मानना, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो है वह राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है। तो आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है कि राजस्थान प्रथम जो है वह किन किन फसलों के उत्पादन में है, तो उसमें सबसे पहले आती है आपके बाजरा। अभी देखा था कि बाजरा के उत्पादन में राजस्थान जो है वो लगभग आधा हिस्सा जो है वो 2019-20 के अंतर्गत जो है वो राजस्थान उत्पादन किया था। इसी प्रकार से बाजरा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। अभी राई और सरसों के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम है। ये प्रथम का मतलब है भारत में, पूरे भारत के अंदर निम्न फसलों के अंतर्गत राजस्थान जो है वह प्रथम स्थान पर है। बाजरा है उसमें, उसके अंतर्गत राई और सरसों है, उसके अंदर पोषक जो आपके अनाज है उन पोषक अनाज के अंदर है। इसी प्रकार से तिलहन के अंदर है, इसी प्रकार से दलहन में है, चना के अंदर है, और आपके ये खार क्या लिखा हुआ है, ये आई थिंक कुछ ये खरीफ की फसल हो सकती है, आई थिंक ये खरीफ की फसल हो सकती है, ये खरीफ की फसल हो सकती है। इसको अपन एक बार रीचेक कर लेंगे, ये आपके खार तो नहीं है कोई चीज़, ठीक है ना। तो देखिए आपको इसमें जो खास रूप से विशेष रूप से जो ध्यान रखनी है, जहां से आपको क्वेश्चन बनता है वह मैं आपको बता देता हूं, उसमें स्टार लगा देता हूं, डायरेक्टली पूछेगा। एक तो बाजरा आपको ध्यान रखना है, एक राई और सरसों ध्यान रखनी है, एक आपको तिलहन ध्यान रखना है इसमें, और एक आपको याद रखना है दलहन, और एक आप लोग चना याद रख सकते हैं। विशेष रूप से ये 5 ध्यान रखना है, बाजरा, राई और सरसों, तिलहन, दलहन और चना। इसके अंतर्गत जो है वह आपके क्या है, पहले नंबर पर है राजस्थान उत्पादन के अंदर, को हटा देना अभी। अगला आता है आपका राजस्थान द्वितीय स्थान पर किसमें है, तो वह है आपका मूंगफली के अंदर, और तृतीय स्थान पर किसमें है, तो वह है सोयाबीन के अंदर। आगे एक चार्ट है उसके अंदर ये क्लियर हो जाएगा।
ये देखिए आपके यहाँ पर ये चार्ट भी है, ये रहा, देखिए इसके अंतर्गत, हाँ ये गंवार है, ये खार नेता, ये गंवार है, ये टाइपिस्ट जो है उन्होंने खार खा रखी थी, ये गंवार है, गंवार, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वापिस समझ लेना है 1 मिनट में। प्रथम उत्पादन के अंदर किस किस में, बाजरा, राई, सरसों, तिलहन, दलहन, चना और गंवार, ये खार नहीं है, गंवार है। द्वितीय के अंदर है मूंगफली और तृतीय के अंदर है सोयाबीन। अब देखिए ये वापस एक बार वही पूरा का पूरा चार्ट है जो उत्पादन वाला है, एक बार इसको भी वापस फटाफट देख लेते हैं। देखिए टोटल जो खाद्यान्न होता है ना, वह खाद्यान्न दलहन प्लस अनाज से मिलकर बनता है। तो राजस्थान में 2021-22 के अंदर जो आंकड़े आए हैं, अग्रिम आंकड़े, उसके अंदर अनाज का उत्पादन 182.58 लाख मीट्रिक टन है और दलहन का उत्पादन 42.62 लाख मीट्रिक टन है, 42.62 लाख मीट्रिक टन। और इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो 225.20 लाख मीट्रिक टन जो है वह राजस्थान के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन आता है 2021-22 में। 2021-22 में अनाज का उत्पादन 182.58 लाख मीट्रिक टन और आपका दलहन उत्पादन 42.62 लाख मीट्रिक टन, टोटल खाद्यान्न उत्पादन 225.20 लाख मीट्रिक टन हो जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जो है आपका तिलहन का उत्पादन है, यह तिलहन का उत्पादन 92.04 लाख मीट्रिक टन का आता है। और इसके अलावा बाकी गन्ना और कपास ये नहीं पूछते हैं, तो ये चार आपको विशेष रूप से जो है वह ध्यान रखना है इस चार्ट के अंतर्गत। अगला चलते हैं, अगला देखिए ये वो पूरी की पूरी फसलें का जो है वो चार्ट दे रखा है, तुलनात्मक विवरण है कि देश के अंदर राजस्थान किन किन फसलों में कितना कितना उत्पादन करता है। देखिए सबसे पहले आता है बाजरा। बाजरा की जो फसल है इसके अंदर राजस्थान जो है वह क्या है, प्रथम स्थान पर है। राजस्थान बाजरा के उत्पादन में, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा है। इनसे अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आपके नहीं बनेगा, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बन सकता है, यहां पर नहीं बनेगा। तो आपको तो केवल राजस्थान से मतलब होना चाहिए इस चार्ट में। तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार से राई और जो सरसों है इसमें भी राजस्थान जो है वह क्या है, प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में पोषक जो अनाज है उसमें भी राजस्थान जो है वह प्रथम स्थान पर है। जो तिलहन का उत्पादन है उसमें भी राजस्थान पहले नंबर पर है। कुल दलहन के उत्पादन में भी राजस्थान पहले नंबर पर है। चने के उत्पादन के अंदर भी राजस्थान पहले नंबर पर है। यहां तक राजस्थान पहले नंबर पर है इन 6 फसलों के अंदर। फिर देखिए अगला आता है आपका 7वां मूंगफली। मूंगफली के उत्पादन में भारत के अंदर पहले नंबर पर जो है वह आपका गुजरात है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और राजस्थान जो है वह दूसरे नंबर पर आता है आपके मूंगफली उत्पादन के अंदर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला आता है आपका सोयाबीन का उत्पादन, और सोयाबीन के उत्पादन में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर जो है वह सोयाबीन के अंदर कौन आता है, तो राजस्थान आता है। तो यह राजस्थान के फसलों के उत्पादन का है। और इसी प्रकार से लास्ट आता है आपका गंवार, और गंवार के अंदर जो है वह राजस्थान पहले नंबर पर है। तो राजस्थान पहले नंबर पर इन सब में है, बाकी मूंगफली के अंदर दूसरे पर है और सोयाबीन के अंदर तीसरे पर है। यह आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के अंदर, चाहे वह रीट का हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कोई सा एग्जाम हो, क्योंकि कृषि का टॉपिक जो है वह राजस्थान जीके वाले में हर एग्जाम के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, अगला आपके विशेष रूप से ये बताया गया, ये चार्ट जो है ये आपको वैसे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, जैसे ये क्लास हो जाएगी सारी की सारी आर्थिक समीक्षा की, उसके बाद में एक साथ आपको सारी पीडीएफ बन जाएगी, तो मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आपको वहाँ पर परेशान नहीं होना इतना, जो आप कमेंट के अंदर बार बार बोलते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ सारी की सारी एक साथ मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक आपको पीडीएफ मिले, अगले मतलब 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको सारी की सारी क्लास हो जाएगी, तो फिर पीडीएफ भी मिल जाएगी। तब तक आप कोशिश करो कि रोज दिन के अंदर 2 या 3 बार इस क्लास को देखो। एक क्लास को रोज 2 या 3 बार देखोगे तो ये आपको याद हो जाएगी। फिर आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो फिर उस पीडीएफ से आप एक साथ नोट्स बनाना, अपने खुद के हाथों से बनाना, जितने शॉर्ट हो उतने बनाना, ताकि आपको क्या हो जाए, फिर वो बिल्कुल याद हो जाए। अभी अगर आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप डायरेक्टली उसको उतार लोगे, फिर उसको याद नहीं करोगे। तो आप कोशिश करो कि इन क्लासों को 2-3 बार देखें, रोज 2 या 3 बार मिनिमम देखें, ताकि आपको ये याद हो जाए। उसके बाद में जो है वह सारी की सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। उस पीडीएफ के अंदर ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर राजस्थान के कृषि जलवायु जो प्रदेश है उनका उल्लेख कर रखा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए चार्ट, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अब इसको मैं उल्लेख नहीं करूंगा, ये पूरा का पूरा आपको चार्ट मिल जाएगा पीडीएफ में, या आप पढ़ लेना। राजस्थान के अंदर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है, तो राजस्थान में कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है अगर ये पूछा जाता है, तो मैं इसमें आपको फैक्चुअल चीज़ें लिख देता हूँ। राजस्थान में सबसे बड़ा जो है वह कौन सा है, तो शुष्क पश्चिमी मैदानी जो क्षेत्र है, यानी कि 1A, जो कि
सॉरी इसके अंदर ये गलत लिखा हुआ, ये रहा सबसे बड़ा जो है वह ये वाला है 1C वाला जो है ये सबसे बड़ा है। अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश जो कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू इस क्षेत्र के अंदर फैल रखा है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा है। इसमें आपको खास बात है क्या याद रखनी है कि इसमें क्षेत्र भी दे रखे हैं, इसमें उनमें शामिल जिले भी दे रखे हैं, इसमें उनके अंदर उत्पादन होने वाली प्रमुख फसलें दे रखी है कि खरीफ में कौन कौन सी होती है और रबी में कौन कौन सी होती है। ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है कि ये कृषि जलवायु प्रदेश किस किस जिले में है। वैसे तो जो आपका पेड कोर्स जो है अपने ऐप के ऊपर, वहां पर मैंने पढ़ा रखा है पूरा का पूरा ये डिटेल में, लेकिन फिर भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए इस चार्ट को अवश्य देख लेना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 1C जिसको कहा जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान का सबसे छोटा जो है वह कौन सा है, तो इसके अंदर राजस्थान का जो सबसे छोटा आता है यह आता है 4B वाला, जिसको आर्द्र, ये सबसे छोटा आता है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जो कि राजस्थान के सबसे दक्षिण के अंतर्गत आता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले जो जिले हैं नीचे वाले उनमें यह आता है। तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, टोटल 10 है, बाकी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रख लेना है। अगला आता है राजस्थान के अंदर जो आर्थिक समीक्षा में लिखा गया है, कृषि विभाग के द्वारा प्रमुख जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनका इसमें उल्लेख किया गया है। और आप बोलते हैं योजना योजना, तो यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है योजनाओं का, वो अब आप लोग जो है वो फटाफट देखना है और इनको याद करना है, और बार बार इनको देखेंगे क्लासों को तो आपको जरूर याद हो जाएगी। सबसे पहली जो है वह आती है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। राजस्थान सरकार के द्वारा बीजों के जो है वह बीजों के जो आपके बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनके अंदर स्वावलंबी बनाने के लिए किसानों के लिए एक योजना शुरू की जाती है जिसको मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना कहते हैं। ये प्रारंभिक रूप से या शुरुआत में इसको 3 ही जिलों में, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में, राजस्थान के इन 3 जिलों के अंदर शुरू किया गया था, या यूं भी कह सकते हैं राजस्थान के 3 कृषि जलवायु खंडों के अंदर ही शुरू किया गया था। लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना जो है ये सभी की सभी 10 के 10 खंडों के अंदर चलती है। दूसरी चीज कि बीज स्वावलंबन योजना में कौन कौन से बीज शामिल है, तो गेहूं, जौ, चना, जवार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द, इन सारी फसलों के जो है वह इसमें बीज शामिल है। तो यह पहली योजना है जो कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। दूसरी योजना आती है कृषि विभाग की, वह आती है कृषि शिक्षा जो है उसके लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वह कृषि क्षेत्र के अंदर या फिर जो आपके एग्रीकल्चर की जो सब्जेक्ट आती है अगर उसको लेकर वह 12वीं पास करता है, यूजी करता है, पीजी करता है, तो उसको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार के द्वारा दी जाती है। जैसे कि उच्च माध्यमिक अगर वह 12th कर रहा है तो जो है वह 5,000 रुपये प्रति छात्रा को दी जाती है। यह केवल लड़कियों के लिए है, ध्यान रखना है, लड़कों के लिए नहीं है। आप तो जो है वह खुद के पैसे सही कीजिए। तो 5,000 रुपये है 12th क्लास के लिए। उसके बाद में स्नातक यानी कि यूजी, अगर आप बीए के अंतर्गत इस सब्जेक्ट को लेकर अगर करते हैं तब दिए जाते हैं 12,000 रुपये प्रति छात्रा को। इसी प्रकार से अगर आप यूजी करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं, सॉरी पीजी करते हैं या फिर यूएसडी करते हैं, इस वजह से इसके अंतर्गत आपको 15,000 रुपये जो है प्रति छात्रा मिलते हैं। यानी कि कहाँ से शुरू होता है, 5,000 12वीं पर, यूजी के अंदर 12,000 और पीजी के अंदर 15,000। अगली तीसरी योजना आती है ZBNF, राजस्थान SI 2000 जो अभी वाली वैकेंसी थी उसको 2021 कह दो। 2021 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसकी फुल फॉर्म है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। क्वेश्चन पूछा गया था कि यह राजस्थान के कितने जिलों में शुरू की गई है, और उनका यह ऑप्शन लिखा हुआ था और यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए यह अभी भी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इस प्रकार की फार्मिंग यानी कि कृषि होती है जिसके अंदर बजट जो है वह कम से कम आए, यानी कि जीरो आए, यानी कि जिसमें गाय का गोबर वगैरह इनका यूज किया जाए या फिर यूरिया वगैरह का इनका यूज नहीं किया जाए। पूरी तरह से जो आपके नेचुरल फार्मिंग होती है वह की जाती है, यानी कि कार्बनिक जो है वह खेती की जाती है प्राकृतिक रूप से। यह आपकी योजना चलाई गई थी। इसकी जो टैगलाइन है ये याद रखना है, खेती में जान तो सशक्त किसान। इस टैगलाइन के साथ में बजट 2019-20 में यह शुरू की गई थी। यह शुरुआत में 3 जिलों में TBS, टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही, ये मैंने पिछली आर्थिक समीक्षा में भी बताया था और वहीं से क्वेश्चन आया था SI के अंदर। TBS के अंदर ये चलाई गई थी। वर्तमान में यह राजस्थान के 15 जिलों के अंदर चलाई जा रही है 2020-21 से, तो आपको यह भी याद रखना है। तो ZBNF शुरुआत 3 जिलों में, TBS, टोंक, बांसवाड़ा, सिरोही, दूसरी वर्तमान में 15 जिलों के अंदर चलाई जा रही है। SI 2021 का यह क्वेश्चन है।
अगला आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है यह केंद्र सरकार की योजना है, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में 60 और 40% का इसमें जो है वह सहयोग रहता है। इसके अंतर्गत ये तीनों के तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा सीधा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं के लिए कितने जिलों में चल रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 14 जिलों के अंदर। दूसरा आता है कि मक्का के लिए जो है वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कितने जिलों में चल रहा है, 5 जिलों के अंदर। जौ के लिए कितने जिलों में चल रहा है, 7 जिलों के अंदर चल रहा है। ये तीनों के तीनों पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से एक और योजना आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM, न्यूट्री सीरियल योजना, और इसमें भी आपको यह दोनों ध्यान रखना है कि जवार के लिए जो न्यूट्री सीरियल योजना है ये कितने जिलों में है, तो 10 जिलों में है। बाजरा के लिए कितने जिलों में है, 21 जिलों में। यानी कि ये पांचों पांचों आपको ध्यान रखना है। NFSM योजना गेहूं के लिए 14, मक्के के लिए 5, जौ के लिए 7। इसी प्रकार से NFSM न्यूट्री सीरियल जवार के लिए 10 और बाजरा के लिए 21 जिलों के अंतर्गत चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं दोनों। अगली आती है 6 नंबर पर राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। यह केंद्र सरकार की एक योजना है जो कि सेंटर और स्टेट में 60-40 के रेशो से ये चलाई जाती है। इसमें आपके लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उप मिशन जो आपको पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी जो मिशन है इसके 4 उप मिशन है टोटल, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कृषि विस्तार पर उप मिशन, यानी कि कृषि का विस्तार जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, यह मुख्य रूप से इसमें उपमिशन रखा गया था। दूसरा रखा गया था कि बीज और जो रोपण सामग्री है उसके ऊपर किस प्रकार का जो है वह कार्य किया जा सकता है, ये दूसरा इसका उपमिशन रखा गया था। तीसरा था कृषि यंत्रीकरण, यानी कि जो कृषि क्षेत्र के अंदर जो यंत्र काम में आता है, इक्विपमेंट जो काम में आता है, उनके लिए ये उपमिशन रखा गया था। और चौथा आता है कृषि के अंतर्गत जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान है उनका योगदान जो है वो किस प्रकार से रखा जा सकता है, दिया जा सकता है, वह रखा गया था। तो मुख्य रूप से इसके अंदर 4 उपमिशन है, ये चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगली एक योजना आती है जिसका नाम है राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। ये क्वेश्चन आया था ऐसा ही 2016 के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो 2016 वाली भर्ती थी, 2018 में एग्जाम होता है उसका, उस भर्ती के अंदर ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन का निम्नलिखित में से कौन सा उपमिशन नहीं है। ये क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो राष्ट्रीय टिकाऊ खेती जो मिशन है इसके 4 उपमिशन है, चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती का मतलब है कि खेती जो है उसको टिकाऊ रूप से यानी कि स्थायी रूप से कैसे बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला उपमिशन आता है कि वर्षा आधारित जो क्षेत्र है उनका विकास करना है, उनका डेवलपमेंट करना है। दूसरा उपमिशन रखा गया था मृदा स्वास्थ्य जो प्रबंधन है एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये सबसे इसके अंदर नवीनतम जोड़ा गया जो है वह उपमिशन था। पहले 3 ही हुआ करते थे, इसमें ये चौथा जोड़ा गया था, इसी वजह से ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था। ठीक है ना। तो इसमें एक उपमिशन आता है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी मृदा का जो है वो विकास करना। तीसरा इसके अंतर्गत आता है परंपरागत जो कृषि हो रही थी उसका विकास करना है। और चौथा था कि कृषि वानिकी जो है उसके ऊपर उपमिशन। तो ये टोटल 4 उपमिशन जो है वह इसमें रखे गए थे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह भी ध्यान रखना हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगली योजना आती है PM फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके अंदर प्रीमियम राशि जो है वह खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% रखी गई है। ये क्या योजना है? योजना का इसके अंतर्गत यही है कि कोई भी किसान जो है अगर वह खरीफ की फसल कर रहा है तो उस टोटल अनुमानित राशि का 2% वह जमा करवा सकता है। और फिर जो अगर मान लो कि बाई चांस उसके खेत के अंदर सूखा पड़ जाता है या फिर बाढ़ आ जाती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से उसकी फसल अगर खराब हो जाती है, तो सरकार के द्वारा उसको बीमा दिया जाता है अगर उसने यह प्रीमियम जमा करवा रखा है। तो खरीफ के लिए 2% है उस राशि का, रबी के लिए 1.5 है और बागवानी के लिए 5% है। यह आपकी PM फसल बीमा योजना है। अगला एक और क्वेश्चन आता है उद्यानिकी, आपका इसी के अंतर्गत कृषि के अंदर टॉपिक आता है उद्यानिकी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जामों के अंदर। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है ये राजस्थान के कितने जिलों में चलता है? बागवानी मिशन जो है ये आपका 24 जिलों में चलता है। एक आता है राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय बांस मिशन, एक आता है राष्ट्रीय बांस मिशन। और ये जो राष्ट्रीय बांस मिशन है ये बांस से याद रख लेना आपको 12, यानी कि 12 जिलों के अंदर जो है उसके अंदर जो चलता है बांस मिशन। और 12 दूना 24 कर देना है, इसको गुणा 2 से कर देना है, तो 24 में चलता है आपका बागवानी मिशन।
12 के अंदर राष्ट्रीय बांस मिशन, बंबू मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो 24 जिलों के अंदर चलता है। अगली एक कृषि विपणन से संबंधित मुख्य रूप से एक योजना चलाई गई है मंडी के जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए, जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, जो कि 2015 में चलाई गई थी। अगर किसी एग्जाम के अंदर राजस्थान की इकोनॉमी है तो वहां पर इस योजना को अक्सर पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। इसमें इसी योजना के अंदर ध्यान रखना, इस महात्मा ज्योतिबा फुले जो मंडी श्रमिक कल्याण योजना है ये 2015 में शुरू की गई और इसके अंदर मुख्य रूप से कुछ प्रावधान रखे गए थे, जिसमें सबसे पहला प्रावधान आता है प्रसूति सहायता। यानी कि अगर कोई मंडी जो आपकी मजदूर है, मंडी के अंदर जो श्रमिक है, उस श्रमिक की अगर किसी महिला जो है वह अगर प्रेग्नेंट है तो उसको जो प्रसूति होती है, 2 प्रसूति का मतलब है यहाँ पर मैक्सिमम 2 अगर उसके बच्चों का जन्म हो रहा है तो उस स्थिति में जब उसकी डिलीवरी होने वाली है उस समय उसको 45 दिन का अवकाश दिया जाता है विथ पेमेंट, यानी कि वेतन सवैतनिक उसको अवकाश दिया जाता है उस महिला को 45 दिन का। यह क्वेश्चन कई बार एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है कि इस योजना के अंदर प्रसूति सहायता जो है वह कितने दिनों की है, तो 45 दिन की है, 2 बच्चों तक यह मैक्सिमम दी जा सकती है। इसी प्रकार से जो पिता है उस मतलब महिला का जो आपका पति है उसको पितृत्व अवकाश भी दिया जाता है 15 दिनों का, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी के अंदर प्रसूति सहायता के बाद में दूसरा आता है विवाह के लिए भी इस योजना के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर विवाह के लिए भी सहायता दी जाती है और वह अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह के लिए जो है वह प्रति लड़की जो है उसको 50,000 रुपये जो है वह इस योजना के तहत दिए जाते हैं। यानी कि जो मंडी के जो श्रमिक है उनकी अगर बेटी है, उनकी बेटी अगर 2 है तो हर बेटी को 50,000 रुपये उसकी शादी पर दिए जाएंगे। अगला आता है इसमें छात्रवृत्ति के लिए, अगर श्रमिक जो है उनके पुत्र या पुत्री जो है वह अगर 10वीं या 12वीं क्लास के अंदर अगर 60% से ज़्यादा अगर आपके जो है वह अंक लेकर आते हैं तो उनको जो है वह छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इसी प्रकार से चिकित्सा की सहायता भी उनको दी जाती है, अगर किसी मंडी के श्रमिक को गंभीर बीमारी है तो उसको 20,000 रुपये जो है वह सहायता दी जाती है, चिकित्सकीय सहायता। ये मुख्य रूप से इसी योजना के अंदर थे, ये सारे के सारे जो है वो इसी योजना के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान के अंदर जो कृषि क्षेत्र है उनको बेचने के लिए, यानी कि उनके जो सामान है उनको बेचने के लिए राजस्थान के अंदर जो है वह आपका कृषि विपणन बोर्ड जो है वह चलाया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से एक नवीनतम जो कृषि नीति है वह लाई गई थी। पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि राजस्थान की जो नवीनतम कृषि नीति है यह कब लागू की गई थी, ये मैंने पूछा भी था। तो 17 दिसंबर 2019 को राजस्थान की नवीनतम कृषि नीति आती है जिसका नाम है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, जो कि 2019 में सरकार का 1 साल जैसे ही पूरा होता है सत्ता के अंदर आने पर, तब 17 दिसंबर 2019 को यह जारी की जाती है। अब यह जो क्वेश्चन है यहाँ से यह आपके आरएस मेंस 2021 के अंतर्गत जो अभी वाली वैकेंसी हुई थी उसके अंदर यह है इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पूछा भी गया था और आगे आने वाले एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि नवीनतम, चूंकि वहां पर एक क्वेश्चन आया था रिप्स योजना जो थी रिप्स 2019, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आरएस मेंस के अंदर। यह जो क्वेश्चन है ये आगे आने वाले एग्जाम के अंदर आपको जो है वो पूछा जा सकता है आरएस मेंस के जैसे में डायरेक्ट लिखा हुआ आ सकता है कि राजस्थान की नवीनतम जो कृषि नीति है उस नवीनतम कृषि नीति की विशेषताएं बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इसकी कुछ विशेषताएं जैसे कि समूह आधारित कार्य प्रणाली से फसल कटाई के बाद ही हानियां कम करना, यानी कि जो आपके कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो काम होते हैं उन सारे के सारे कामों को समूह आधारित बना दिया जाए। समूह आधारित का मतलब सभी लोगों को एक साथ सम्मिलित रूप से काम करके जो फसल वगैरह कटाई होती है उसके बाद में उनके अंदर जो जो कमियां रही है उनको दूर करना। इसी प्रकार से दूसरी इसमें रखी गई है कि जो भी किसान हैं उन किसानों और उनके जो संगठन हैं उनकी सहभागिता को बढ़ाना है आपस में। तीसरा इसमें लक्ष्य रखा गया है कि आपूर्ति एवं मूल्य वर्धन में किसान की सीधी भागीदारी होनी चाहिए और आय की वृद्धि होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सामान की डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आपूर्ति हो रही है या फिर आपका मूल्य वर्धन यानी कि किसी फसल का मूल्य बढ़ाना है, ऐसी स्थिति के अंदर किसान जो है उनकी सीधी रूप से भागीदारी होनी चाहिए। और चौथा आता है आपका कि जो विशिष्ट फसलें हैं, विशेष रूप से जो कुछ ऐसी खास फसलें हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में होती है उनके निर्यात को प्रोत्साहन देना है। पांचवें इसमें लक्ष्य रखा गया था या फिर इसकी विशेषता है कि जो खाद्य प्रसंस्करण है उसके अंदर कौशल विकास करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो एग्रो फूड पार्क वगैरह बन रखे हैं राजस्थान में
वहाँ पर होता क्या है कि जो फसलें हैं उन फसलों को जो है वह प्रोसेस किया जाता है, प्रसंस्कृत करके उनसे चीज़ें बनाई जाती है। जैसे कि जो आपके दाल वगैरह हैं उनसे मंगोड़ी बना दी, पापड़ बना दिया। इस प्रकार से जो ये प्रसंस्करण हो रहा है इनका जो है उस क्षेत्र के अंदर जो किसान है उनका कौशल विकास करना है। ये मुख्य रूप से अगर आप 5 विशेषताएं लिख देते हैं तो आपको वहाँ पर नंबर मिल सकते हैं अच्छे RS मेंस जैसे एग्जाम में। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों के कल्याण के लिए कृषि कल्याण कोष का गठन भी किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 16 दिसंबर 2019 को किया गया था, 1000 करोड़ रुपए का। अगला आता है जल संसाधन। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जल संसाधन के अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि राजस्थान के अंदर कुल सिंचाई सुविधा जो है वह कितनी है, यानी कि राजस्थान के अंदर कुल सिंचाई क्षमता कितनी है। तो राजस्थान के 39.03 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको राजस्थान जो है वह सिंचित कर सकता है। यह राजस्थान की सिंचित सिंचाई की क्षमता है टोटल। अब इसमें देखिए जल संसाधन के अंतर्गत ही राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से 3 परियोजनाएं आती है। देखिए 3 परियोजनाएं होती है। एक होती है आपके बृहद सिंचाई परियोजना, एक होती है आपके मध्यम सिंचाई परियोजना और एक होती है आपकी लघु सिंचाई परियोजना। ये मैं ज्योग्राफी की क्लास में बता चुका हूँ। बृहद सिंचाई परियोजनाएं ऐसी होती है जो कि 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की सिंचाई क्षमता रखती हो, यानी कि एक ऐसा डैम या फिर एक ऐसा बांध या एक ऐसी सिंचाई परियोजना जिससे 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र को सिंचित कर सकते हैं, उस परियोजना को बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। ऐसी परियोजना जो कि 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य सिंचित करती है किसी क्षेत्र को, उसको कहा जाता है मध्यम सिंचाई परियोजना। और ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जो कि 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता रखती है उनको कहा जाता है लघु सिंचाई परियोजनाएं। तो इसी आधार पर यह बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना के बारे में आर्थिक समीक्षा में जानकारी दी गई है कि बृहद सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान में कुल कितनी है। तो 7 है, ये याद कर लेना है और इन 7 का नाम भी याद कर लेना है। 7 में कौन कौन सी है, देखिए नर्मदा नहर परियोजना जो कि नर्मदा नदी से होते हुए आपके जालौर और बाड़मेर जिले के अंदर आती है नर्मदा नहर से, वह है आपकी इसके अंदर 7 में। अगली आती है नवनेरा या फिर नौनेरा जो कि आपके परवन नदी के ऊपर बन रखा है, बेसिक सॉरी कालीसिंध नदी के ऊपर बन रखा है, जो कि कोटा के अंदर स्थित है नवनेरा, या फिर जो कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसी प्रकार से परवन, स्पेशली परवन जो है सिंचाई परियोजना झालावाड़ के अंदर है, यह वृहद सिंचाई परियोजना। इसके अलावा ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना जो कि उत्तरी राजस्थान के लिए है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, पीपलखूट है जो प्रतापगढ़ में स्थित है। इसी प्रकार से राजस्थान मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना जो कि वेस्टर्न राजस्थान के लिए है। ये मुख्य रूप से 7 परियोजनाएं जो है वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं जो राजस्थान में चल रही है। इसके अलावा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान में कुल 5 जो है वो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं जो आपको याद रखनी है, जिसमें गरदड़ा जो है यह आपके बूंदी के अंदर है, तकली जो है यह आपके कोटा के अंदर है, घाघरीन जो है यह आपके झालावाड़ के अंदर है, लाहासी जो है यह आपके बारा के अंदर है और हथिया जो है यह भी आपके बारा में है। यह मुख्य रूप से 5 सिंचाई परियोजनाएं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिसमें गरदड़ा, बूंदी, तकली, कोटा, गागरीन, झालावाड़, लाहासी, बारा, हथियादह, बारा, ये 5 परियोजनाएं हैं। और राजस्थान में कुल लघु सिंचाई परियोजनाएं कितनी हैं? ऐसी परियोजनाएं जो 2000 हेक्टेयर से कम का सिंचाई क्षमता रखती है वह है 41। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि कुल कितनी कितनी है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। सीधा का सीधा यह आपका जो जल वाला टॉपिक है राजस्थान के अंदर आपके वीडियो मेंस के अंदर या फिर आने वाले सभी एग्जाम में जल एवं अकाल सूखा इस प्रकार का एक वो टॉपिक आता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी सिंचाई परियोजनाओं में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अगली देखिए एक योजना आती है आपके, ये सारी की सारी वो योजनाएं हैं जो आपके अकाल एवं सूखा वाले टॉपिक को ही क्लियर कर रही है। देखिए अटल भूजल योजना, ये विशेष रूप से आर्थिक समीक्षा में लिखी गई है, तो यहां से क्वेश्चन बनना कन्फर्म है। अटल भूजल योजना क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के ऊपर इसकी घोषणा की जाती है और 1 अप्रैल 2020 को जो है इसको लागू कर दिया जाता है। अटल भूजल योजना का जो लक्ष्य है वह 5 वर्ष का रखा गया है और यह योजना भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई है, जिसमें दोनों की दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक 50-50% की इसमें साझेदारी रखते हैं। यह भारत के कुल 7 राज्यों के अंदर चलाई गई है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, यह कुल 7 राज्य जो है वह इसमें शामिल है इस योजना के अंतर्गत अटल भूजल के अंदर। इसमें राजस्थान जो है और भारत के जो है वो टोटल 77 जिले इसमें शामिल है भारत के,
और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के इसके अंदर 17 तो जिले हैं और उन 17 जिलों की 38 पंचायत समितियां हैं और उनकी टोटल 1144 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें देखिए आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना, वो ये तीनों बन सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है। एक बार अभी अभी जो है आपके, मेरे हिसाब से ये आई थिंक एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, एसआई के एग्जाम में आया था या फिर वीडियो में किसी एक एग्जाम में अभी अभी लेटेस्ट में पूछा गया था कि अटल भूजल योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। और हाँ, ये आरएस मेंस में भी आया था, ये तो मैं देख के आया था इसलिए मेरे को याद भी है। आरएस मेंस 2021 में यही क्वेश्चन आया था सीधा का सीधा कि अटल भूजल योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन था। तो वहां पर ये लिखना था कि ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, भारत सरकार के दोनों के 50-50% के सहयोग से है। 5 वर्ष का इसका लक्ष्य है। 1 अप्रैल 2020 को इसको लागू किया गया था। 7 राज्य में चलाई जा रही है, 77 जिलों में चलाई जा रही है। और राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान के 17 जिले, 38 पंचायत समितियां और 1144 जो है वह ग्राम पंचायतों में यह चल रही है। दूसरी योजना आती है अकाल एवं सूखे से संबंधित ही आपके राजीव गांधी जल संचयन योजना, और यह 20 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी। 20 अगस्त 2019 को राजीव गांधी का जन्मदिन आता है, उसी दिन जो है वह शुरू किया था अशोक गहलोत जी ने। तो यह जो योजना है राजीव गांधी जल संचयन योजना, यह राजस्थान के सभी 33 जिलों में यह चलती है। 33 जिलों के 295 ब्लॉक और उनकी लगभग 4000 से ज़्यादा गाँवों में चल रहा है। तो इसमें से तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान रख लेनी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी जल संचयन योजना 20 अगस्त 2019 को शुरू, 33 के 33 जिलों में है। अगला आता है राज्य भंडारण निगम। राजस्थान के अंदर जो है स्टोरेज के लिए एक निगम बनाया गया है, राज्य भंडारण निगम। उसके द्वारा विशेष रूप से भंडारण की जो है वह एक प्रकार से जो है आपके अवसर दिया जाता है कि अगर किसी को अपने कोई चीज़ रखनी है, सामान रखनी है, तो गोदाम उपलब्ध करवाती है राजस्थान सरकार। उसके अंदर यह जो है आपका ये आरक्षण के लिए है, ये इसके अंदर, या फिर आरक्षण नहीं बोले तो इसको अपन ये बोल सकते हैं, इसके अंदर अनुदान दिया जाता है सरकार के द्वारा, या फिर सहयोग दिया जाता है, या फिर अपन को कह सकते हैं कि यह जो है विशेष रूप से इसके अंदर जो है छूट दी जाती है। जैसे कि SC ST कैटेगरी अगर भंडारण करना है अपने सामान का, तो उनको टोटल का 70% छूट मिलती है। अगर अन्न नहीं है ये है अन्य, अगर अन्य कोई भी कैटेगरी वाले हैं तो उनको 60% की छूट मिलती है। और अगर सहकारी समितियों के द्वारा अगर उस भंडारण कोल्ड स्टोरेज के अंदर अगर कोई सामान रखना है तो 10% की उसमें छूट मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आता है आपका पशुपालन। ये इंपॉर्टेंट है, आपके डायरेक्टली लिखा गया है आर्थिक समीक्षा के अंदर पशुपालन। तो देखिए क्या होता है, पशु गणना 2019 में हाल ही में लेटेस्ट हुई है, और इस पशु गणना के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल कितने पशु है, तो 568.01 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, 568.01 लाख टोटल पशु है। और देश का यह कितना प्रतिशत है, तो 10.60% है। यह दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, तो 568.01 लाख है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है, 10.60% राजस्थान में। अब इसमें देखिए देश के अंदर टोटल तो 10.60% है। अब एक एक अगर अपन बात करें कि देश के कुल के अंदर राजस्थान का कितना योगदान है, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से कि आपको सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश के जो कुल गायें हैं, कुल जो गोवंश है, उसका राजस्थान में कितना है, तो 7.24% जो है राजस्थान के अंदर गोवंश है टोटल का, ठीक है ना। इसी प्रकार से भैंस वंश जो है ये राजस्थान में कितना है, तो 12.47% जो है ये भैंस वंश राजस्थान में है। बकरी वंश कितना है, तो 14% भारत का टोटल का बकरियों का 14% राजस्थान में है। भेड़ वंश जो है यह टोटल का 10.64% राजस्थान में है। ऊंट वंश जो है ये 84.43% राजस्थान में है। इसी प्रकार से देश के अंदर जो दूध का उत्पादन होता है, उस दूध उत्पादन में राजस्थान 13.32% रखता है हिस्सेदारी, जो कि उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे नंबर पर आता है। और ऊन के उत्पादन में 37.44% राजस्थान की हिस्सेदारी है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इवन ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेज है कि देश के टोटल पशुधन में राजस्थान का 10.60, टोटल पशुधन 568.01, और बाकी यह इस विशेष रूप से याद रखना है। और इसमें भी दूध वाला और ऊन वाला आप याद रख लेना। दूध जो है वह देश के अंदर टोटल दूध का 13.32% वह राजस्थान में होता है। इसके बाद में अगला आता है कि राजस्थान के अंदर पशुपालन जो विभाग है उसके द्वारा विशेष रूप से कौन कौन से काम या फिर कौन कौन सी योजनाएं या फिर कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तो इसमें एक बार आप लोग देखना है, ये इंपॉर्टेंट है।
एक तो ये आता है कि 120 प्रकार की निःशुल्क दवाएं जो है और टीके। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वहां पर अपन ने देखा था कि 711 के करीब जो है वह निःशुल्क दवाएं मनुष्य के लिए दी जा रही थी। यहाँ पर 120 जो है वो निःशुल्क दवाएं दी जा रही है, किसके द्वारा? पशुपालन विभाग के द्वारा निःशुल्क दवा वितरण योजना जो पशुओं के लिए है उसके तहत। दूसरी चीज इसमें यह इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है आपको कि एक विशेष रूप का एक रोग है जो कि भेड़ और बकरियों में होता है। पहली चीज तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज तो यह है कि पेस्ट डेस पेटिटस रूमिनेंट्स, ये एक बीमारी है पीपीआर। इस रोग के नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग के द्वारा टीके लगाए गए हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पीपीआर रोग किससे संबंधित है? तो पीपीआर जो रोग है यह आपका भेड़ और बकरी से संबंधित है, यह विशेष रूप से ध्यान रखना, यह पूछा जा सकता है। अगला इसमें राजस्थान के द्वारा राजस्थान जो राज सरस सुरक्षा कवच एक योजना चलाई गई थी कि जो आपके पशुधन है राजस्थान का, उनके अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो 1 जनवरी 2021 को ये योजना शुरू की गई थी, राज सरस सुरक्षा कवच। इसके तहत अगर किसी पशु को आंशिक विकलांगता होती है तो उसको 2.5 लाख रुपए, और अगर किसी को पूर्ण विकलांगता होती है तो उसको 5 लाख रुपए जो है वह इसको दिए जाएंगे। ये आई थिंक जो है इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि मान लो कि कोई राज सरस सुरक्षा कवच का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वह दूध बेचने के लिए जा रहा है या फिर विशेष रूप से अगर पशुधन से संबंधित अगर वह व्यक्ति है और अगर उसका फिर एक्सीडेंट वगैरह होता है, विकलांगता आती है किसी वजह से, आंशिक में 2.5 लाख और पूर्ण के अंदर 5 लाख है। ये व्यक्ति के लिए है, पशु के लिए नहीं है, ठीक है। अगला आता है आपका वानिकी, जो फॉरेस्ट वगैरह है उससे संबंधित ये नवीनतम आंकड़े हैं। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपको, चाहे ये वनस्पति से पूछ ले या फिर आर्थिक समीक्षा या करंट अफेयर से पूछ ले। राजस्थान के अंदर कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 32,864.62 लाख 32,864.62 वर्ग किलोमीटर जो है ये टोटल राजस्थान के अंदर वन क्षेत्र है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60 रखता है। अभी अभी देखा था कि देश के कुल पशुधन के अंदर 10.60 तो पशुधन है, उसी प्रकार से राज्य के कुल क्षेत्रफल के अंदर 9.60% जो है वह क्या है? वानिकी है, यानी कि वन क्षेत्र है। तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र 32,864 जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर वन आच्छादित जो क्षेत्र है, स्पेशली जो डेंस वन है, वह 8.87% है, 4.87% है। ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर वन क्षेत्र के अंदर वृद्धि कितनी होती है? तो यह वृद्धि है 25.45 वर्ग किलोमीटर की, यह राजस्थान के अंदर वृद्धि देखी गई। तो वानिकी के अंदर ये नवीनतम जो है वो वन रिपोर्ट ही है, एक तरह से ये मान लीजिए आप। और टोटल जो वन है, वन का हिस्सेदारी कितनी है, वन आच्छादित कितने हैं और वनों में वृद्धि कितनी है, ये तीनों चीजें, चारों चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में विशेष रूप से जो लिखा जाता है कि राजस्थान के अंदर, एनपी का मतलब है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है ये, राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान के अंदर 3 है। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में 3 ही लिखे जाते हैं, जिसके अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वह आ जाता है। इसके अलावा आपका जो है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और आपका मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ये 3 ही आते हैं। जबकि केंद्र की जो भारत की जो आर्थिक समीक्षा है उसमें सरिस्का और जो राष्ट्रीय आपका जो ये डेजर्ट वाला जो पार्क है, जिसको आप मरु उद्यान जो है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, उन दोनों को भी शामिल किया जाता है। लेकिन राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में 3 लिखा गया है, इस वजह से आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजस्थान और राष्ट्रीय उद्यान आपको 3 ही बताना है। इसके अलावा अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में 37 टोटल अभ्यारण्य है, ये इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र जो है यह टोटल 15 है, आखेट निषिद्ध 33 है, वह सारे के सारे आपको याद रखना, लेकिन आर्थिक समीक्षा में इन 3 का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा बायोलॉजिकल जो पार्क है वह राजस्थान के अंदर 4 है टोटल, जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर, एक बीकानेर के अंदर कार्यरत है तो वह भी स्थापित हो जाएगा। वैसे 5 प्रस्तावित है लेकिन 4 आर्थिक समीक्षा में लिखे गए हैं, तो आपको 4 बताना है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा के अंदर विशेष रूप से कुछ दिवस बताए गए हैं। एक बार पहले कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ था, जब भी उसके अंदर जो है वो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर जो है वह दिवस से आया था कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, कब आता है, क्योंकि उनका उल्लेख जो है वह आर्थिक समीक्षा में हुआ था, इस वजह से पूछा गया था। इस आर्थिक समीक्षा के अंदर जिस जिस दिवसों का उल्लेख मिल रखा है वह सारे के सारे आपको याद करने चाहिए। जैसे कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून को आता है, क्योंकि इस दिन UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है 5 जून के दिन। इस वजह से
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये याद रखना आपको एक तो दिवस। अगला दिवस आपको याद रखना है विशेष रूप से जो होगा आपका विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है। एक इसमें लिखा गया है कि राजस्थान राज्य जैव विविधता जो बोर्ड है उसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी फरवरी 2010 में इसकी स्थापना होती है, जैव विविधता बोर्ड की। इसके अलावा लास्ट एक चीज और आती है आपके सहकारिता। सहकारिता में से आपके वैसे कोई खास क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान के अंदर कितने हैं, 29 है। इसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सीसीबी भी कहा जाता है। मैंने बताया था राजस्थान के अंदर कृषि का जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था, तो राजस्थान के अंदर जो है वह ऋण की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय होती है। उस त्रिस्तरीय के अंदर एक बैंक रहता है सीसीबी, जिसके पास में सीमांत एवं जो आपके लघु किसान होते हैं वह जो है वह एक जो एप्लीकेशन लगाते हैं, वो एप्लीकेशन वेरीफाई होती है सीसीबी के द्वारा। तो ये राजस्थान के अंदर 29 जिला मुख्यालय के ऊपर स्थित है। इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट रूप से आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर दुग्ध संघ कितने हैं, तो राजस्थान के अंदर कुल 23 जो है वह दुग्ध संघ है। और प्राथमिक भूमि विकास बैंक राजस्थान में कितने हैं, तो 36 जो है वह प्राथमिक भूमि विकास बैंक आ जाते हैं राजस्थान में। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये विशेष रूप से इंपॉर्टेंट ये दोनों ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यह आपका जो इस क्लास का जो चौथा पार्ट है आर्थिक समीक्षा का, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, ये यहाँ पर समाप्त होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके सेशन है, जितनी जो क्लास आने वाली है आर्थिक समीक्षा की, वह एक एक क्लास आपको 2-2 3-3 बार देखनी चाहिए। पीडीएफ आपकी जो है वह सारी की सारी क्लासें होने के बाद में एक साथ मिल जाएगी, फिर आराम से नोट्स बना लेना। जब तक इन क्लासों को बार बार आप देखिए ताकि आपको चीज़ें याद हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें आंकड़े रहते हैं, बच्चे डरते हैं इसको पढ़ने से, इस वजह से इसको पढ़ते भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से बहुत इसको आसान करके आपके सामने जो है वो पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको पढ़ने के अंदर कोई जो है वो समस्या ना हो, आपको बिल्कुल बना बनाया माल मिल जाए, आपको बस उठा के खाना है उसको। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के अंदर फिर से मिलते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल में अगर नए हैं आप चैनल के ऊपर तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जिसकी वजह से जैसे ही कोई क्लास आएगी या फिर मेरी क्लास आएगी तो वो आपको मिल जाएगी। इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बनवा देता हूँ, तो उसके अंदर आपको जो पहले वाली क्लास है वो भी मिल जाएगी, ढूंढने के अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस क्लास के अंदर, फिर से अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।